हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BPSC 110 यानी वैश्विक राजनीति। स्टूडेंट्स, अगर आप इस पेपर कोड का असाइनमेंट या गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट को सर्च भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पे आके आप अपना पेपर कोड आसानी से सर्च कर सकते हैं और गेस्ट पेपर, असाइनमेंट एंड PYQs को परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार हम लेकर आए हैं गेस्ट पेपर में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको आप हमारी क्लासेस के साथ कवर कर लेंगे, साथ ही साथ गेस्ट पेपर को, तो आप भी अपने एग्जाम में आसानी से 90+ स्कोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, हमारा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर वेबसाइट पे दिया गया है। आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप पे भी कॉन्टैक्ट करके असाइनमेंट एंड गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BPSC 110 यानी वैश्विक राजनीति। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो ये है कि पेरिस जलवायु समझौता क्या है। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भारत की क्या सोच है। तो देखो, जलवायु परिवर्तन क्या है, आज पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है, ठीक है। और बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा, बाढ़, सूखा और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि जो है वो इसके प्रभाव है। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए ना दुनिया के देशों ने मिलकर पेरिस एग्रीमेंट यानी आपका पेरिस जलवायु समझौता यहाँ पे बनाया है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि जो जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया में हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम अंधाधुंध साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, प्राकृतिक साधनों का, ठीक है। और जैसे पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण कर रहे हैं। तो इन सब के कारण क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिससे हमारा जो तापमान है पृथ्वी का वो बढ़ रहा है और अनियमित वर्षा हो रही है, ठीक है। यानी बिना मौसम की जो बारिश है वो हो रही है, बाढ़ भी आ रही है, कहीं कहीं पे जगहों पे सूखा भी पड़ा है और कहीं कहीं पे हमें देखने को मिलता है कि समुद्र का जो जल स्तर है उसमें भी वृद्धि हो रही है। तो ये सारे किसके प्रभाव है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव है। तो देखो, इन सारी चुनौतियों से निपटने के लिए ना सभी देशों ने मिलकर वैश्विक स्तर पर क्या बनाया है, पेरिस एग्रीमेंट बनाया है, यानी पेरिस जलवायु समझौता यहाँ पे बनाया है। तो चलिए अब इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में कि पेरिस जलवायु समझौता क्या था या क्या है, ठीक है। तो पेरिस जलवायु समझौता वर्ष 2015 में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यानी आपका COP21 के दौरान फ्रांस की राजधानी पेरिस में अपनाया गया। ये जो समझौता है आपका वो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी आपका UNFCCC के अंतर्गत ये आता है। यानी पेरिस जलवायु समझौता आपका कब बना, 2015 में, ठीक है। और ये किसके द्वारा बनाया गया है, यहाँ पे जो आपकी फ्रांस की जो राजधानी थी ना पेरिस, उसके वहाँ पे ये मतलब पेरिस में ही बनाया गया। और किसके द्वारा बनाया गया, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के थ्रू, ठीक है। और ये आपका ये जो समझौता है ये किसके अंतर्गत आता है, UNCC के अंतर्गत, ठीक है। तो इसका बेसिकली मुख्य उद्देश्य क्या था, इस समझौते का मुख्य उद्देश्य ये था कि पृथ्वी का जो औसत तापमान है ना, औसत तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना तथा प्रयास करके इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। यानी इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है कि 2 डिग्री सेल्सियस जो हमारे पृथ्वी का तापमान में जो वृद्धि हो रही है उसको कम करने का प्रयास इसमें करा गया, ठीक है। जिसमें आपका जो सेल्सियस डिग्री का जो आपका तापमान है इसको यहाँ पे 1.5 डिग्री तक लाने का यहाँ पे प्रयास जो है वो किया गया, ठीक है। यानी आपका 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित होना चाहिए तापमान। बेसिकली यहाँ पे ये समझौता ये कहना चाह रहा है कि 2 डिग्री से कम हो और 1.5 डिग्री से मतलब 1.5 डिग्री से 1.5 डिग्री तक ही आपका सीमित होना चाहिए। वहीं अब हम इसको समझते हैं कि पेरिस समझौते के प्रमुख उद्देश्य कौन से, ठीक है। तो पेरिस समझौते के मुख्य उद्देश्यों की बात करें यहाँ पे, तो आपका जो वैश्विक तापमान में वृद्धि को ये नियंत्रित करता है। यानी विश्व में जो भी आपके तापमान में वृद्धि हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए ये बनाया गया। ग्रीन हाउस उत्सर्जनों को कम करने के लिए बनाया गया, ठीक है। और स्वच्छ और नवीकरण ऊर्जा का इसमें उपयोग बढ़ाना था। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता यहाँ पे देना था। प्रत्येक देश द्वारा अपने लक्ष्य यानी उनका जो NDC है इसको तय करना और समय समय पर उन्हें बेहतर बनाना था। तो ये सारे क्या थे, आपके पेरिस जलवायु समझौते के प्रमुख उद्देश्य थे। वहीं अगर हम बात करें जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भारत की क्या सोच है, भारत का क्या मानना है, तो चलिए समझते हैं। देखो, भारत का मानना है कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है, यानी पूरे विश्व में हमें देखने को मिल रही है। तो इसका समाधान सभी देशों के सहयोग से ही संभव है।
ठीक है। भारत विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की नीति को अपनाता है। यानी भारत का क्या मानना है कि जलवायु परिवर्तन जो है वो आपके पूरे विश्व की समस्या है, सभी देशों के सामने ये समस्या है, और जब तक हम सभी देश मिलकर इसमें अपना अपना सहयोग नहीं देंगे तब तक हम जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या से समाधान उसका नहीं पा सकते, उस पर नियंत्रित नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे भारत का क्या मानना है कि भारत विकास और पर्यावरण दोनों को ही बैलेंस बनाए रखने की यहाँ पे नीतियों को अपनाता है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे आपका पॉइंट क्या है कि समान लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी, समान लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भारत का विचार क्या है कि भारत का विचार यहाँ पे ये है कि विकसित देशों ने लंबे समय तक अधिक प्रदूषण यहाँ पे किया है। ठीक है, इसलिए उनकी जो जिम्मेदारी है वो अधिक होनी चाहिए। इससे आपका जो CBDR का जो सिद्धांत है इसे हम ये भी कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भारत का विचार क्या है कि जितने भी आपके विकसित देश है ना, इन्होंने लंबे समय तक अधिक प्रदूषण करा है, ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का उपयोग करा है, और इनकी जिम्मेदारी अधिक होनी चाहिए पर्यावरण जलवायु परिवर्तन के अंदर। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन के अंदर सुधार लाने के लिए या उसका संरक्षण करने के लिए, बचाने के लिए हमें ज़्यादातर इसमें भारत का क्या मानना है कि विकसित देशों ने लंबे समय तक प्रदूषण करा है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी यहाँ पे अधिक होनी चाहिए। वहीं सेकंड पॉइंट आपका क्या कहता है कि नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा, यानी भारत सौर और पवन ऊर्जा के उपयोग से तेजी से बढ़ रहा है ताकि कोयला और पेट्रोलियम पर निर्भरता आपकी कम हो सके। यानी भारत ज़्यादातर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को यहाँ पे क्या कर रहा है, तेजी से बढ़ा रहा है। ठीक है, इसका उपयोग कर रहा है ताकि जो आपका कोयला है, पेट्रोलियम है, इसके ऊपर हमारी जो निर्भरता है वो कम हो सके, क्योंकि ये आपके सीमित संसाधन होते हैं। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे कार्बन उत्सर्जन में कमी, तो भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को अधिक स्वच्छ और ऊर्जा कुशल बनाने का यहाँ पे लक्ष्य रखा है। उद्योगों और परिवहनों में स्वच्छ तकनीकों को अपनाने पर ज़्यादा यहाँ पे जोर दिया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे कार्बन उत्सर्जन की कमी से यहाँ पे क्या मतलब है, भारत ने क्या करा है, अपनी अर्थव्यवस्था को अधिक स्वच्छ और ऊर्जा कुशल बनाने का यहाँ पे लक्ष्य रखा है। ठीक है, यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अर्थव्यवस्था को किस तरीके से मजबूत बना सकते हैं और ऊर्जा कुशल को हम किस तरीके से अपना सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी आपके उद्योग हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी फैक्ट्रियाँ हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, या फिर आपके परिवहन है, इन सब के अंदर इन्होंने स्वच्छ तकनीक को अपनाने पर ज़्यादातर जोर दिया है। वहीं अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट क्या कहता है कि वन और हरित क्षेत्र का विस्तार। ठीक है, वन और हरित क्षेत्र के विस्तार यहाँ पे क्या है कि भारत वृक्षारोपण और वन संरक्षण को यहाँ पे बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, ताकि आपका जो अधिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको अवशोषित किया जा सके और पर्यावरण यहाँ पे संतुलित रहे। तो बेसिकली यहाँ पे भारत क्या कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा रहा है। ठीक है, वन संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है, ताकि जितने भी हमारे आसपास के जो वातावरण है उसमें जो भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सके, इसको हम अवशोषित कर सके और पर्यावरण को हम यहाँ पे क्या कर सके, संतुलित यहाँ पे बना सके। ठीक है, तो यहाँ पे वन और हरित के क्षेत्र का जो विस्तार है वो भी यहाँ पे भारत कर रहा है। वहीं आपका अगला पॉइंट क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, भारत वैश्विक स्तर पर जलवायु कार्यवाही का समर्थक है, कई देशों के साथ मिलकर स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। यानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो है ये भी हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भारत वैश्विक स्तर पर अलग अलग जो आपके देश हैं उनके साथ मिलकर क्या कर रहा है, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। ठीक है, अपना योगदान दे रहा है। अब हम समझते हैं भारत के द्वारा उठाए गए जो प्रमुख कदम है आपके वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सौर ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को यहाँ पे भारत ने क्या करा है, प्रोत्साहन दिया है, जिससे आपका जो वायु प्रदूषण है वो कम हो। ऊर्जा संरक्षण योजनाओं का विस्तार करा है। ठीक है, कि किस तरीके से हम ऊर्जा का यहाँ पे संरक्षण कर सकते हैं, ऊर्जा को किस तरीके से बचा सकते हैं। वहीं आपका अगला पॉइंट क्या कहता है कि बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान, यानी यहाँ पे भारत ने एक बड़े पैमाने पर ज़्यादातर यहाँ पे वृक्षारोपण अभियान जो है वो चलाया है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए। ठीक है, स्वच्छ ईंधन और हरित प्रौद्योगिकी को यहाँ पे बढ़ावा दिया है और जल संरक्षण और सतत विकास पर भी यहाँ पे विशेष ध्यान दिया है। तो ये सारे कदम जो है भारत के द्वारा यहाँ पे उठाए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें पेरिस समझौते का क्या महत्व है, तो देखो पेरिस समझौते का क्या महत्व है, ये बेसिकली आपका ना जलवायु परिवर्तन के खिलाफ और वैश्विक एकता का प्रतीक रहा है। ठीक है, इससे आपको स्वच्छ ऊर्जा और हरित विकास को यहाँ पे हर देशों को यहाँ पे बढ़ावा मिल रहा है। विकासशील देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता भी मिलने का यहाँ पे मार्ग खुलता है और आने वाली जितनी भी आपकी पीढ़ियां हैं ना उनको सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करने में भी यहाँ पे मदद मिल रही है। तो ये है सारे के सारे आपके महत्व पेरिस जलवायु समझौते के।
अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के निष्कर्ष की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस प्रश्न का निष्कर्ष क्या कहता है कि पेरिस जलवायु समझौता जलवायु परिवर्तन से लड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक वैश्विक पहल है। भारत इस समझौते का सक्रिय समर्थक है और सतत विकास, स्वच्छ ऊर्जा तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। भारत का मानना है कि आर्थिक विकास जो है और पर्यावरण संरक्षण जो है, हम इन दोनों को साथ साथ लेकर चल सकते हैं। यदि सभी देश मिलकर अपने दायित्वों का ईमानदारी से पालन करेंगे तो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को हम काफ़ी हद तक कम यहाँ पे किया जा सकता है और पृथ्वी को भविष्य के लिए सुरक्षित यहाँ पे बनाया जा सकता है। तो बेसिकली हमें निष्कर्ष से क्या समझ में आया कि जलवायु परिवर्तन समझौता जो है, यानी पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता यहाँ पे जो था आपका, ये पूरे विश्व में एक नई दिशा लाने के लिए एक ऐतिहासिक वैश्विक पहल रही है। ठीक है, तो भारत ने भी इसमें अपना सक्रिय समर्थन दिया है। सतत विकास हो, चाहे आपका स्वच्छ ऊर्जा हो, पर्यावरण संरक्षण हो, इन सब के अंदर भारत ने अपना निरंतर प्रयास करा है और भारत का ऐसा मानना है कि हम आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण इन दोनों को ही साथ साथ लेके चल सकते हैं। तो अगर सारे देश अपनी ईमानदारी से अपने दायित्वों का, अपनी ड्यूटीज़ का यहाँ पे क्या करेंगे, पालन करेंगे, तो जलवायु परिवर्तन के जितने भी आपके दुष्प्रभाव है ना, इसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और भविष्य के अंदर हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, भविष्य को पृथ्वी जो है उसको भविष्य के लिए सुरक्षित हम बना सकते हैं यहाँ पे। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका ये प्रश्न समाप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वो ये है कि वैश्वीकरण की मार्क्सवादी एवं उदारवादी व्याख्या का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दुनिया के विभिन्न देशों के बीच व्यापार, तकनीक, संस्कृति, शिक्षा और संचार का आदान प्रदान बढ़ता है। इसके कारण देश एक दूसरे से अधिक जुड़े हुए हैं। वैश्वीकरण को अलग अलग विचारधाराएं अलग दृष्टिकोण से यहाँ पे देखती है। इसमें आपका मार्क्सवादी दृष्टिकोण और उदारवादी दृष्टिकोण सबसे प्रमुख है। यानी आपका यहाँ पे जो वैश्वीकरण जो है ना, वैश्वीकरण की प्रक्रिया क्या है कि जिसके अंदर दुनिया के अलग अलग देश जो हैं आपके, उनके बीच में व्यापार हो रहा है, तकनीक का आदान प्रदान हो रहा है, संस्कृति, शिक्षा, संचार। तो यहाँ पे एक दूसरे की संस्कृति को हम अपना रहे हैं। ठीक है, आपने जैसा देखा है पहनावे को अपना रहे हैं, अलग अलग जो आपके संचार के जो साधन हैं, इन सब का हम क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो वही आपका क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि देश जो है ना वो एक दूसरे से अधिक यहाँ पे जुड़ पा रहे हैं। वैश्वीकरण से हम क्या कर रहे हैं, हमें अलग अलग विचारधाराएं देखने को मिल रही है, अलग अलग दृष्टिकोण देखने को मिल रहा है। तो इनमें से ना ही आपका दो जो मेन दृष्टिकोण है, एक है आपका मार्क्सवादी दृष्टिकोण और एक है आपका उदारवादी दृष्टिकोण। तो इसमें से ये दोनों जो है वो मेन है। तो चलिए समझते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पे आपका पहला पॉइंट क्या कहता है, मार्क्सवादी व्याख्या। मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार वैश्वीकरण पूंजीवाद का विस्तार है। इसका मुख्य उद्देश्य बड़ी कंपनियों और पूंजीपतियों को लाभ बढ़ाना है। इस दृष्टिकोण में माना जाता है कि विकसित देश जो हैं वो गरीब और विकासशील देशों के संसाधनों तथा श्रम का शोषण करते हैं। तो देखो, मार्क्सवादी विचारधारा का क्या मानना है कि जो वैश्वीकरण है वो क्या है, पूंजीवाद का ही एक विस्तार रूप है। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है कि जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितने भी आपके बड़े बड़े पूंजीपति हैं, इन सबको क्या करना है, लाभ देना है। तो यहाँ पे मार्क्सवादी का क्या मानना है कि जितने भी आपके विकसित देश है ना, विकसित देश जो है वो गरीब और विकासशील देशों के लिए क्या कर रहे हैं, संसाधनों का और श्रम का यहाँ पे शोषण कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जो आपका मार्क्सवादी विचारधारा जो है यहाँ पे, इसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है। तो देखो, पहले इसमें मुख्य विशेषता क्या है इसकी कि वैश्वीकरण से बहुराष्ट्रीय कंपनियों यानी आपका एमएनसी का यहाँ पे प्रभाव बढ़ता है। अमीर और गरीब देशों के बीच आर्थिक असमानता बढ़ती है। सस्ते श्रमिकों का यहाँ पे उपयोग करके अधिक मुनाफा कमाया जाता है। स्थानीय उद्योग और छोटे व्यवसाय जो है आपके, वो बड़े विदेशी उद्योगों के सामने कमजोर हो जाते हैं और पूंजीवादी व्यवस्था मजदूरों और जो गरीब वर्ग जो है उनका शोषण भी करती है। तो यहाँ पे क्या है आपकी ये सारी क्या है, विशेषताएं हैं आपकी मार्क्सवादी दृष्टिकोण की। वहीं अगर हम बात करें मार्क्सवादी दृष्टिकोण के लाभ की, तो यहाँ पे लाभ कौन कौन से हैं इसको भी जानते हैं। तो देखो, ये जो दृष्टिकोण जो था ना, इसका ऐसा लाभ था कि यह आर्थिक असमानता और शोषण की समस्याओं को ज़्यादातर उजागर करता है। ठीक है, गरीब देशों की कठिनाइयों और श्रमिकों के जो अधिकार है उस पर भी अपना ध्यान जो है यहाँ पे वो आकर्षित करता है। वहीं अगर हम इसकी सीमाओं की बात करें तो सीमाएं क्या हैं कि ये जो वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों जैसे आपका नई तकनीक, रोजगार के अवसर को कम महत्व देता है। यानी जो आपका मार्क्सवादी दृष्टिकोण है ना, ये वैश्वीकरण के जितने भी आपके सकारात्मक प्रभाव है और नई तकनीकें हैं, रोजगार के अवसर हैं, इन सबको कम इंपॉर्टेंस यहाँ पे देता है और हर आर्थिक विकास को ही केवल पूंजीवाद का ही विस्तार के रूप में देखता है। ठीक है, तो ये है आपके सीमाएं मार्क्सवादी दृष्टिकोण की या मार्क्सवादी विचारधारा की। वहीं अगर हम बात करें उदारवादी व्याख्या की, यानी उदारवादी विचारधारा क्या है आपकी, वैश्वीकरण को विकास और प्रगति का माध्यम यहाँ पे ये मानती है। इसके अनुसार
मुक्त व्यापार यानी आपका फ्री ट्रेड जो है यानी खुला बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ये सभी देशों को यहाँ पे इससे लाभ मिलता है। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से वस्तुओं की गुणवत्ता सुधरती है और कीमतें भी यहाँ पे आपकी कम होती है। वहीं इसकी विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं को समझने से पहले हम ये जानते हैं कि उदारवादी व्याख्या क्या है। तो देखो, उदारवादी दृष्टिकोण का ऐसा मानना है कि जो वैश्वीकरण है ना, वो सभी देशों के लिए विकास और प्रगति का माध्यम है। ठीक है, वैश्वीकरण से सिर्फ हम यहाँ पे देशों के साथ मुक्त व्यापार और खुला बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग यहाँ पे हम दे रहे हैं, जिससे सभी देशों को लाभ हो रहा है और उनके बीच में जो प्रतिस्पर्धा है यानी कंपटीशन जो है वस्तुओं की गुणवत्ता को लेके वो बढ़ रहा है। ठीक है, जिससे हमारी जो वस्तु की जो गुणवत्ता है वो भी सुधर रही है, उनकी कीमतें भी यहाँ पे हमें कम होती हुई दिख रही हैं। तो ऐसा मानना है यहाँ पे उदारवादी का। और वही मार्क्सवादी का क्या मानना था कि मार्क्सवादी ऐसा मानता था कि जितने भी आपके पूंजीपति हैं, बड़ी बड़े जितने भी आपके विकसित देश हैं, वो क्या कर रहे हैं, गरीब और विकासशील देशों का यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो शोषण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस था इन दोनों में। वहीं अगर इनकी विशेषता की बात करें उदारवादी दृष्टिकोण की, तो देखो यहाँ पे उदारवादी दृष्टिकोण की पहली विशेषता क्या है कि ये मुक्त व्यापार और निवेश को यहाँ पे बढ़ावा मिलता है। नई तकनीक और ज्ञान का तेजी से प्रसार होता है, रोजगार और आर्थिक विकास को नए अवसर पैदा करता है और देशों के बीच सहयोग और शांति यहाँ पे बढ़ती है। उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प यहाँ पे मिलते हैं और बेहतर सेवाएं मिलती है, क्योंकि ये जो आपका है बेसिकली यहाँ पे क्या मान रहा है कि वस्तुओं की यहाँ पे जो गुणवत्ता होगी उसमें सुधार ये करता है। वहीं अगर इसके लाभ हम समझे तो यहाँ पे जो आपका उदारवादी दृष्टिकोण के लाभ है वो कौन से है। पहला है आपका आर्थिक विकास और निवेश में वृद्धि, यानी ये आर्थिक विकास और निवेश में वृद्धि इसकी वजह से होती है। दूसरा लाभ है कि नई तकनीक और नवाचार को बढ़ावा मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देशों की जो आय है वो भी यहाँ पे बढ़ सकती है। वहीं अगर इसकी सीमाओं की बात करें तो पहली सीमा क्या है कि सभी देशों को समान लाभ यहाँ पे नहीं मिलता। गरीब वर्ग और छोटे उद्योग प्रतिस्पर्धा में पीछे रह सकते हैं। संस्कृति, पहचान और स्थानीय परंपराओं पर भी यहाँ पे नकारात्मक जो प्रभाव है वो पड़ सकता है। इसी के साथ ये इसकी सीमाएं थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके बीच में मुख्य अंतर क्या है। तो देखो, मार्क्सवादी और उदारवादी व्याख्या में अंतर यहाँ पे आपको दिया गया है। एक साइड आपको मार्क्सवादी दृष्टिकोण दिया गया है, एक साइड आपको उदारवादी दृष्टिकोण दिया गया है, ताकि आप आसानी से समझ सके। तो देखो, वैश्वीकरण को पूंजीवादी का यहाँ पे विस्तार माना जाता है। ठीक है, वैश्वीकरण को विकास और समृद्धि का भी यहाँ पे साधन माना जाता है। सॉरी, उदारवादी को यहाँ पे विकास और समृद्धि का साधन मानते हैं। वहीं जो आपका मार्क्सवादी है इसको क्या मानते हैं, पूंजीवादी का यहाँ पे विस्तार मानता है। मार्क्सवादी में आपकी बड़ी कंपनियों के द्वारा शोषण पर जोर देता है। वहीं जो आपका उदारवादी दृष्टिकोण है ये मुक्त व्यापार और प्रतिस्पर्धा का समर्थन करता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण आर्थिक असमानता बढ़ाने की बात करता है, ठीक है, बढ़ने की बात करता है। वहीं उदारवादी दृष्टिकोण आपका आर्थिक विकास और रोजगार बढ़ाने की बात करता है। वहीं मार्क्सवादी दृष्टिकोण आपका गरीब देशों को नुकसान पर ही ध्यान देता है। उदारवादी क्या करता है कि सभी देशों के सहयोग और लाभ पर ही विश्वास करता है। वहीं हम बात करते हैं अब यहाँ पे आपके निष्कर्ष की। अगर हम इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करें स्टूडेंट्स, तो वैश्वीकरण को समझने के लिए मार्क्सवादी और उदारवादी दोनों ही दृष्टिकोण यहाँ पे हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मार्क्सवादी विचारधारा इसके जो नकारात्मक पक्ष हैं जैसे शोषण और असमानता पर ये प्रकाश डालती है, जबकि उदारवादी विचारधारा क्या करती है कि इसे आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का माध्यम मानती है। इसलिए वैश्वीकरण का सही मूल्यांकन करने के लिए दोनों ही दृष्टिकोण को यहाँ पे संतुलित रूप से यहाँ पे समझना आवश्यक होता है। तो वैश्वीकरण को समझने के लिए दोनों ही जो हमने विचारधारा पढ़ी आपकी, वो दोनों ही क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों ही विचारधारा क्या कर रही है, अलग अलग पक्षों को हमारे सामने बता रही है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण आपको क्या बता रहा है कि नकारात्मक पक्षों पे ज्यादातर जोर देता है, जैसे आपका शोषण है, असमानता है, इन सब पे ये प्रकाश डालती है मार्क्सवादी विचारधारा। वहीं उदारवादी विचारधारा आपको क्या बता रही है कि आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का ही माध्यम मानती है। किसको, वैश्वीकरण को। तो वैश्वीकरण का सही मूल्यांकन करने के लिए हमें दोनों ही दृष्टिकोण को संतुलित रूप से समझने की आवश्यकता होती है। तो इसी के साथ आपका ये प्रश्न समाप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो ये है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी वैश्विक संस्थाएं जो है आपकी कार्य में लगी हुई है। यानी पर्यावरण संरक्षण यानी आपका पर्यावरण को बचाने के लिए, क्योंकि जैसा आज के समय में हम देख रहे हैं कि जितने भी आपके पर्यावरण का जितने भी संसाधन है उनका हम अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो आपका लकड़ी हो, ठीक है, या और कोई संसाधन हो, हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। ठीक है, और जो आपका जो प्रदूषण है, प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तो ये सारी समस्या क्या है, हम सभी के लिए क्या है, हानिकारक है। ठीक है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी क्या है, एक तरीके से हानिकारक है। तो यहाँ पे ना पर्यावरण को बचाने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए आपकी ना वैश्विक स्तर पर कुछ संस्थाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, वैश्विक स्तर पर कुछ ऐसी संस्थाएं बनाई जाती हैं जो पर्यावरण संरक्षण की यहाँ पे क्या करती है, बात करती है। पर्यावरण संरक्षण के लिए अलग अलग नीतियां बनाती है, लोगों को जागरूक करती है वैश्विक स्तर पर। तो चलिए समझते हैं कि कौन कौन सी वो संस्थाएं हैं जो आपकी कार्य में लगी हुई है। तो पर्यावरण संरक्षण आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी आवश्यकताओं में से एक है।
बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और जैव विविधता के नुकसान ने मानव जीवन और प्राकृतिक दोनों को ही यहाँ पे प्रभावित किया है। इन समस्या से निपटने के लिए कई वैश्विक संस्थाएं आपकी मिलकर काम कर रही है और ये संस्थाएं पर्यावरण की रक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत विकास को भी बढ़ावा देने का कार्य करती है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका जो पर्यावरण संरक्षण है आज वो पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ी जो है आवश्यकताओं में से एक बन गया है। क्यों बन गया है? क्योंकि यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ प्रदूषण देखने को मिल रहा है, वैश्विक स्तर पर हो, ठीक है, चाहे आपके देश में हो, चाहे मतलब एक तरीके से जो आपका प्रदूषण का जो स्तर है ना वो बढ़ रहा है, चाहे आपका वो वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिल रहा है। तो जलवायु प्रदूषण जो आपका जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। वनों की कटाई देखने को मिल रही है, जितने भी आपके जैव विविधता है उसको भी नुकसान पहुंच रहा है। तो यहाँ पे मानव जीवन और प्रकृति दोनों ही यहाँ पे क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। तो इनसे निपटने के लिए ना, जितनी भी आपकी समस्या है पर्यावरण से संबंधित, इससे निपटने के लिए आपकी वैश्विक स्तर पर कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो मिलकर काम करती हैं और ये वैश्विक संस्थाएं क्या करती हैं, पर्यावरण की रक्षा करती हैं, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने का भी यहाँ पे ये काम करती हैं। तो चलिए समझते हैं पहला पॉइंट क्या कहता है। पहला पॉइंट जो है, पहली संस्था जो है आपकी वो ये है कि संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको हम UNEP के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना आपकी वर्ष 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपका केन्या के नॉर्वे शहर में है और ये संस्था विश्व भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए नीतियां बनाती है और देश को पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान करने में भी ये सहायता देती है। तो जलवायु परिवर्तन और आपका प्रदूषण नियंत्रण और वन्य जीव संरक्षण जो है इसके प्रमुख जो है कार्य हैं। तो यहाँ पे जो आपका UNEP जो है ना, इसकी स्थापना आपकी 1972 में की गई और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय है वो कहाँ पर है, केन्या के नॉर्वे शहर में। तो बेसिकली ये भी जो संस्था बनाई गई ना वो विश्व स्तर पर जो आपका पर्यावरण संरक्षण है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ये संस्था क्या करती है, नीतियां बनाती है और देशों को पर्यावरण संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं ना उनका समाधान करने में सहायता देती है। और साथ ही साथ ये आपका प्रदूषण नियंत्रण, यानी हम प्रदूषण को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपका जो जलवायु परिवर्तन है और वन्य जीव संरक्षण है, इन सबके लिए ये क्या करती है, कार्य करती है। तो वहीं अगर हम बात करें अगली संस्था की, अगली संस्था जो है आपकी वो ये है कि विश्व वन्य जीव कोष यानी आपका WWF। तो WWF दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पर्यावरण संस्थाओं में से एक है। इसका उद्देश्य क्या है कि वन्य जीवों और जंगलों, नदियों और समुद्री जीवन की रक्षा करना। ये संस्था लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाती है और संकटग्रस्त जीवों को बचाने के लिए भी अनेक परियोजनाएं यहाँ पे चलाती है। तो बेसिकली आपका ये जो विश्व वन्य जीव कोष है ना, ये आपका जितने भी आपके जीव हैं, ठीक है, जितने भी आपके जंगल है, वन्य जीव है, नदियां हैं और जितना भी आपका समुद्री जीवन है, उन सबकी रक्षा करने के लिए इस संस्था को यहाँ पे बनाया गया। और ये संस्था क्या कर रही है, लोगों में पर्यावरण के प्रति यहाँ पे जागरूकता फैला रही है और जितनी भी आपकी संकटग्रस्त जो जीव है ना उनको बचाने के लिए अनेक परियोजनाएं यहाँ पे क्या करती है, चलाती है। तो ये था आपका विश्व वन्य जीव कोष। अब हम बात करते हैं अगली संस्था जो है आपकी वो ये है ग्रीन पीस। ग्रीन पीस भी क्या है, आपका एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैर सरकारी संस्था है। ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाती है। ये संस्था स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री संरक्षण, वनों की सुरक्षा और प्रदूषण रोकने के लिए भी कार्य करती है। ग्रीन पीस शांतिपूर्ण तरीके से लोगों में जागरूकता भी यहाँ पे बनाती है। तो यहाँ पे ग्रीन पीस क्या है, ये भी आपकी एक गैर सरकारी संस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। इसका भी क्या उद्देश्य है, ये भी क्या करती है, पर्यावरण को जितना भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो भी गतिविधियां हम कर रहे हैं उसके खिलाफ ये अभियान चलाती है, ठीक है। ये ज्यादातर क्या करती है कि प्रदूषण को हम किस तरीके से रोक सकते हैं ये हमें उसके प्रति जागरूक करती है, ठीक है। समुद्री संरक्षण और वनों की सुरक्षा हम किस तरीके से कर सकते हैं ये भी हमें बताती है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका ग्रीन पीस जो है ये शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को यहाँ पे जागरूक बनाती है कि हमें किस तरीके से पर्यावरण का संरक्षण यहाँ पे करना चाहिए। वहीं अगली संस्था जो आपकी है वो ये है कि अंतरा सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल यानी आपका IPCC। इसकी भी स्थापना आपकी 1988 में हुई थी। ये जो संस्था है जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक शोध करती है और उसकी रिपोर्ट जो है वो पूरी दुनिया के देशों में उपलब्ध कराती है। इसकी रिपोर्टों के आधार पर सरकारें पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने की योजनाएं बनाती हैं। तो देखो ये जो है ना आपका IPCC, ये क्या है आपकी, ये जलवायु परिवर्तन पर एक वैज्ञानिक जो है शोध करती है, यानी आपका ये एक तरीके से रिसर्च करती है। ये जो संस्था है वो रिसर्च करती है पूरे वैश्विक स्तर पर कि कौन कौन सी आपकी पर्यावरण से संबंधित समस्याएं हैं, किस तरीके से हम पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में ये एक रिसर्च करती है, शोध करती है और वो रिपोर्ट फिर वो दुनिया के सभी देशों में उपलब्ध कराती है, जिससे वहाँ की सरकारों को और वहाँ के जितने भी आपके जो
वहाँ की जो सरकारें हैं वो इन रिपोर्टों के आधार पर ही क्या करती हैं, फिर यहाँ पे डिसाइड करती हैं कि जलवायु परिवर्तन और आपका पर्यावरण संरक्षण के लिए हम निपटने के लिए इससे कौन कौन सी योजनाएं हम बना सकते हैं। तो ये थी आपकी अंतरा सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको हम UNDP के नाम से भी जानते हैं। तो ये संस्था क्या थी, इसको भी समझते हैं। तो UNDP का मुख्य उद्देश्य क्या था यहाँ पे, कि सतत विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, ये जो संस्था है वो स्वच्छ ऊर्जा, जल संरक्षण, गरीबी उन्मूलन और पर्यावरण अनुकूल विकास योजनाओं में देशों की सहायता करती है। इसके प्रयासों से विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने में भी मदद मिलती है। यानी UNDP जो है आपका, ये जो बनाई गई है, इसका बेसिकली उद्देश्य क्या है, सतत विकास को बढ़ावा देना। अब सतत विकास क्या होता है, सतत विकास वो होता है स्टूडेंट जब हम जितने भी हमारे पास सोर्सेज होते हैं ना, ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन जो होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, हम उनको इस तरीके से प्रयोग करें कि वो आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध हो और हमारी ज़रूरतें भी जो है वर्तमान की वो पूरी हो जाए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे सतत विकास बोलते हैं। तो UNDP का बेसिकली उद्देश्य क्या था कि ये सतत विकास को ज़्यादातर बढ़ावा देती है। इस संस्था का ऐसा मानना था कि हम स्वच्छ ऊर्जा, जल संरक्षण, गरीबी उन्मूलन, हम इन सारी योजनाओं को चलाकर देशों की हम यहाँ पे सहायता कर सकते हैं। और इसके प्रयास से जितने भी आपका विकास है और पर्यावरण संरक्षण है, इन दोनों के बीच में हम यहाँ पे बैलेंस बना सकते हैं। तो बेसिकली इसका UNDP का उद्देश्य यहाँ पे ये था। अब हम आगे बात करते हैं, अगली संस्था जो है आपकी वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की बात करें, जिसको हम IUCN के नाम से भी जानते हैं। तो IUCN जो है आपकी प्रकृति और जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी ये कार्य करती है। ये संकटग्रस्त पौधों और जीवों की सूची तैयार करती है, जिसे हम रेड लिस्ट भी यहाँ पे कहा जाता है। तो ये संस्था जो है सरकारों और वैज्ञानिकों को यहाँ पे संरक्षण संबंधी जितने भी सुझाव है वो भी देती है। यानी आपका ये जो है ये संस्था वो आपकी प्रकृति और जैव विविधता के संरक्षण के लिए काम करती है। यानी जितने भी आपके जीव हैं, जितने भी पौधे हैं, संकटग्रस्त जातियां जितनी भी हैं जीवों की, ठीक है, यानी जो अब कम ही बची है, ठीक है, जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, ये क्या करती है, ये संस्था उन्हें रेड लिस्ट यहाँ पे करती है। ठीक है, और जितने भी आपकी संस्थाएं होती हैं, ये जो संस्था है ना वो सरकारों और जितने भी आपके वैज्ञानिक हैं उनको संरक्षण के से संबंधित भी क्या करती है, यहाँ पे सुझाव देती है। तो बेसिकली आपका अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ ये था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इन संस्थाओं का क्या महत्व होता है। तो देखो, इन वैश्विक संस्थाओं के प्रयास से ना पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ती है। ये संस्थाएं प्रदूषण कम करने, जंगलों की रक्षा करने, वन्य जीवों को बचाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए भी वैश्विक स्तर पर सहयोग प्रदान करती है। इनके कारण विभिन्न देशों के बीच पर्यावरण समझौते और योजनाएं भी आपकी सफल हो पाती है। तो इन संस्थाओं का क्या महत्व है स्टूडेंट्स, देखो जितनी भी हमारी वैश्विक स्तर पर संस्थाएं बनाई गई हैं अभी तक जो भी हमने पढ़ी, वो सब क्या कर रही है, पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ा रही है, हमें बता रही है कि किस तरीके से हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। और ये जो जितनी भी अभी तक हमने संस्थाएं पढ़ी है ना, ये संस्थाएं हमें ये भी बता रही है कि हम प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं, जंगलों की रक्षा कैसे कर सकते हैं और जितने भी आपके वन्य जीव हैं उन्हें कैसे बचा सकते हैं, और साथ ही साथ जितने भी आपका जलवायु परिवर्तन है इसके प्रभावों को भी हम कैसे कम कर सकते हैं। ये पूरे विश्व स्तर पर हमें यहाँ पे क्या कर रही है, सहायता प्रदान कर रही है, सहयोग दे रही है। तो इनके कारण क्या हो रहा है, देशों के बीच में ना पर्यावरण संबंधी समझौते और योजनाएं जो है वो आपकी यहाँ पे सफल हो पा रही है। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के निष्कर्ष की। तो इस प्रश्न का निष्कर्ष क्या कहता है कि पर्यावरण की रक्षा केवल सरकारों या संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यहाँ पे प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। UNEP, WWF, ग्रीन पीस, IPCC, UNDP एंड IUCNC, ठीक है, IUCN जो है आपकी जितनी भी वैश्विक संस्थाएं हैं ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यदि सभी देश और नागरिक इनके प्रयास में सहयोग करें तो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और हरित पर्यावरण जो है यहाँ पे सुनिश्चित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है आपका वो ये है कि TNC क्या है, TNC क्या है और ये वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका की जांच कीजिए। तो देखो, TNC या आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी कंपनियां होती है जिनका मुख्यालय सिर्फ एक देश में होता है, ठीक है, लेकिन जो उनका व्यापार है और जो उनका उत्पादन है और जो उनकी सेवा है वो हमें कई देशों में फैली हुई मिलती है, ठीक है। तो ये कंपनियां विश्व के विभिन्न देशों में अपनी शाखाएं जो है वो स्थापित करके व्यापार करती हैं। उदाहरण के लिए एप्पल, टोयोटा, सैमसंग और आपका जो नेस्ले जैसी जो कंपनी है आपकी, ये क्या है, TNC कंपनियां हैं। यानी TNC कंपनियां यहाँ पे क्या होती हैं, TNC कंपनी जिसको हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम से भी जानते हैं। तो ये ना ऐसी बड़ी कंपनियां होती हैं स्टूडेंट्स जिनका जो हेडक्वार्टर है वो किसी एक देश में होता है, लेकिन ये व्यापार, उत्पादन और अपनी सेवाएं कई देशों तक फैला के रखती हैं, ठीक है। तो ये कंपनियां जो होती हैं वो विश्व में
विश्व के जितने भी आपके अलग अलग देश है उनमें अपनी शाखाओं को यानी अपनी ब्रांचेस को यहाँ पे क्या करती है, स्थापित करती है और उनके साथ फिर ये व्यापार करती है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है आपको, सैमसंग है, टोयोटा है, एप्पल है, नेस्ले, ये सारी कंपनियां जो हैं आपकी वो टीएनसी कंपनियां हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे टीएनसी कंपनियों की विशेषताओं की। तो अगर इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें यहाँ पे, तो इनका मुख्यालय क्या होता है कि एक ही देश में होता है, लेकिन संचालन कई देशों में होता है। जैसा हमने पढ़ा कि ये अलग अलग देशों में अलग अलग देशों के साथ अपने व्यापार करती हैं और इनकी शाखाएं अलग अलग देशों में होती है। और ये बड़े पैमाने पर पूंजी और तकनीक का उपयोग करती है। इनके पास आधुनिक प्रबंधन और कुशल कर्मचारी भी होते हैं और ये वैश्विक बाजार की जो आवश्यकता है उसके अनुसार भी उत्पादन करती है और इनका उद्देश्य अधिक लाभ कमाना और विश्व बाजार में अपनी स्थिति को यहाँ पे मजबूत करना होता है। तो ये क्या है आपकी टीएनसी की मुख्य विशेषता है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे वैश्विक अर्थव्यवस्था में टीएनसी की भूमिका क्या है, यानी वैश्विक स्तर पर ये क्या इसकी भूमिका है अर्थव्यवस्था में, तो चलिए समझते हैं। तो पहला क्या है यहाँ पे आपका पहला पॉइंट दिया है कि विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। ठीक है, तो टीएनसी विभिन्न देशों में निवेश करती है जिससे जो उद्योग है उनका विकास होता है और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होती है। इससे विकासशील देशों को पूंजी भी यहाँ पे प्राप्त होती है। तो यहाँ पे टीएनसी क्या कर रही है, विदेशी निवेश को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, विभिन्न देशों के साथ अपना क्या कर रही है, व्यापार स्थापित करके वो निवेश कर रही है जिससे जितने भी आपके उद्योग हैं इन सबका विकास हो रहा है और आर्थिक गतिविधियां जो है इसमें भी आपकी वृद्धि हो रही है। तो इससे जितने भी आपके विकासशील देश है उन्हें पूंजी प्राप्त होती है। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो यहाँ पे रोजगार के अवसर पैदा करना, यानी इन कंपनियों के आने से नए कारखाने और कार्यालय यहाँ पे खुलते हैं जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। इससे बेरोजगारी कम करने में भी सहायता यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे रोजगार के जो अवसर है ना वो भी यहाँ पे पैदा होते हैं, हमें नजर आते हैं। इन कंपनियों के आने से क्या हो रहा है कि आपके नए नए कारखाने जो है कारखाने वो खोले जा रहे हैं, कार्यालय खोले जा रहे हैं जिससे लाखों लोगों को यहाँ पे रोजगार करने का जो अवसर है यहाँ पे मिलता है और बेरोजगारी कम करने में भी सहायता मिलती है। वहीं अगर बात करें हम तकनीक और ज्ञान का हस्तांतरण, यानी टीएनसी जो है ना वो आधुनिक तकनीक और प्रबंधन प्रणाली को नए देशों तक पहुंचाती है। इससे स्थानीय उद्योगों की जो कार्य क्षमता है और उत्पादन क्षमता जो है वो यहाँ पे बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टीएनसी कंपनियों के द्वारा तकनीक और ज्ञान का भी हस्तांतरण यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, यानी ये कंपनियां क्या कर रही है, विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान बढ़ाती है। इससे वैश्विक व्यापार का जो विस्तार है वो होता है और देशों के बीच जो आपके आर्थिक संबंध है ये भी यहाँ पे मजबूत होते हैं। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट आपका क्या है कि आर्थिक विकास में योगदान, यानी टीएनसी क्या कर रही है, करों का भुगतान करती है, उत्पादन बढ़ाती है और निर्यात को यहाँ पे प्रोत्साहन जो है प्रोत्साहित करती है। इससे किसी भी देश की राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। यानी आपका जो आर्थिक विकास है इसमें भी योगदान करती है टीएनसी। यानी टीएनसी ज़्यादातर यहाँ पे आपके टैक्सों का क्या करती है, भुगतान करती है, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है और जो भी इनका निर्यात है उसको भी ये प्रोत्साहित करती है। इससे क्या हो रहा है कि किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय है ना उसमें आर्थिक वृद्धि होती हुई हमें नजर आती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता में सुधार, यानी इन कंपनियों की जितनी भी उपस्थिति है ये स्थानीय कंपनियों को बेहतर गुणवत्ता और कम कीमत पर उत्पादों को ही उपलब्ध कराने की प्रेरणा मिलती है इससे, और उपभोक्ता को भी अधिक यहाँ पे विकल्प मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें टीएनसी के नकारात्मक प्रभावों की, तो नकारात्मक प्रभाव यहाँ पे कौन कौन से इसको भी समझते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पहला पॉइंट है वो ये है कि स्थानीय उद्योगों पर दबाव, यानी जितने भी आपकी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण छोटे और स्थानीय उद्योग जो है प्रतिस्पर्धा में पीछे रह सकते हैं जिससे उनका अस्तित्व जो है खतरे में पड़ सकता है। यानी इन कंपनियों के द्वारा जितने भी आपके स्थानीय उद्योग है ना, छोटे छोटे उद्योग जो हैं वो कंपटीशन में पीछे हो सकते हैं जिससे उनका जो अस्तित्व है वो भी खतरे में पड़ सकता है। तो ये है आपका पहला नकारात्मक प्रभाव यहाँ पे टीएनसी का। अगला जो है वो ये है कि लाभ का विदेश जाना। ये पॉइंट क्या कहता है कि यहाँ पे टीएनसी जो है ना अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा अपने मूल देश में भेजती है। ठीक है, मूल देश में भेज देती है जिससे मेजबान देश को यहाँ पे सीमित ही आर्थिक लाभ मिलता है। इसके बाद है आपका श्रमिकों का शोषण। श्रमिकों के शोषण की बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो कुछ मामलों में जो आपकी लागत है, ठीक है, लागत को कम करने के लिए कम वेतन और खराब कार्य परिस्थितियां जो है वो श्रमिकों से काम यहाँ पे कराया जाता है। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है कि पर्यावरण पे प्रभाव, अधिक उत्पादन और संसाधनों के उपयोग से प्रदूषण तथा पर्यावरण समस्याएं जो है यहाँ पे उत्पन्न हो सकती है। यानी टीएनसी जो है अधिक उत्पादन कर रही है, अपना संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रही है, तो इससे आपका पर्यावरण में प्रदूषण और पर्यावरण समस्याएं हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ये भी आपका एक नकारात्मक प्रभाव है। वहीं आपका आर्थिक निर्भरता, यानी कोई देश विदेशी कंपनियों पर अत्यधिक निर्भर हो जाए तो उसकी जो आर्थिक नीतियां हैं, आर्थिक नीतियों
विदेशियों और स्थानीय उद्योगों पर भी यहाँ पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी कोई भी देश जो है वो विदेशी कंपनी पे ज़्यादा निर्भर होएगी तो उस देश की जो आर्थिक नीतियाँ हैं ना और जो स्थानीय उद्योग है यहाँ पे उस पर भी हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। वहीं हम बात करते हैं अब इस प्रश्न के निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष क्या कहता है कि टीएनसी आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे विदेशी निवेश, रोजगार, तकनीकी विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। हालांकि इनका कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है, जैसे स्थानीय उद्योगों पर दबाव, पर्यावरण समस्याएं और लाभ का विदेश जाना। तो इसलिए सरकारों को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे टीएनसी के जो लाभ है वो अधिक उपयोग हो, ठीक है, और उनके जो दुष्प्रभाव है उनको भी हम नियंत्रित कर सके। संतुलित नियम के साथ टीएनसी जो है आपका वो वैश्विक आर्थिक विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभा सकती है। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपका निष्कर्ष है वो क्या कह रहा है कि जो टीएनसी जो है ना वो आज वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि विदेशी निवेश, रोजगार, तकनीकी विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है इसके साथ साथ, इसको बढ़ावा देने के साथ साथ ये आर्थिक विकास में भी अपना योगदान देती है। हाँ, इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जैसे आपका जितने भी स्थानीय उद्योग हैं उन पे दबाव होना, पर्यावरण समस्या और लाभ का विदेश जाना। तो इसलिए सरकारों को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिनसे जो आपकी टीएनसी है ना, इनका जो लाभ है वो हमें अधिकतम उपयोगी सिद्ध हो और इनके दुष्प्रभावों पर हम कंट्रोल कर सके। तो संतुलित नियम के साथ हम टीएनसी को ना वैश्विक अर्थ विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण यहाँ पे भूमिका जो है वो निभा सकती है। तो ये था इसका निष्कर्ष। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वो ये है कि प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण में चिंता के प्रमुख क्षेत्र क्या है। तो देखो, प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण में कौन कौन से आपके क्षेत्र हो सकते हैं चिंता के, चलिए समझते हैं। तो देखो, यहाँ पे प्राकृतिक पर्यावरण जो है मनुष्य और सभी जीवों के जीवन का आधार है। इसमें वायु, जल, भूमि, वन, वन्य जीव और प्राकृतिक संसाधन शामिल है। आज बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण के कारण पर्यावरण को कई प्रकार के खतरे यहाँ पे उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण जो है वो समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। यानी आज के समय में क्या हो रहा है कि जितने भी हमारा जो जीवन है, ठीक है, सभी जीवों का जो जीवन है वो किस पे आधारित है, आपका प्राकृतिक पर्यावरण पर। अब इसमें जो भी आपकी वायु है, जल है, भूमि है, वन्य जीव है, ये सारे संसाधन शामिल होते हैं। तो आज के समय में क्या हो रहा है कि बढ़ती जनसंख्या, ठीक है, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि पर्यावरण के ऊपर कई ऐसे खतरे मंडरा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण जो है ना यहाँ पे करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो कौन कौन से इसके प्रमुख क्षेत्र हैं, चलिए समझते हैं। यहाँ पे चिंता का जो प्रमुख क्षेत्र सबसे पहला जो है वो ये है कि वनों की कटाई, यानी वनों की अंधाधुंध कटाई जो है वो पर्यावरण के लिए गंभीर समस्या है। पेड़ों के काटने से वर्षा का संतुलन यहाँ पे बिगड़ता है, ठीक है, मिट्टी का कटाव बढ़ता है और जैव विविधता यहाँ पे नष्ट हो जाती है। और जंगलों के समाप्त होने से अनेक पशु पक्षियों का जो प्राकृतिक आवास जो है वो भी यहाँ पे समाप्त हो जाता है या खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वनों की कटाई हमें आज के समय में ज़्यादातर देखने को मिल रही है, चाहे फिर वो आपका वनों से लकड़ियों प्राप्त करने के लिए वनों को काटा जा रहा है, या फिर आपकी जो कंपनियां हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, उन्हें बनाने के लिए वहाँ से वनों की कटाई करी जा रही है, ज़मीन को खाली किया जा रहा है। तो इन सब से क्या हो रहा है कि हमारा जो वर्षा का जो संतुलन है ना इससे बिगड़ रहा है, और साथ ही साथ आपकी जो मिट्टी है उसमें भी कटाव हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जैव विविधता यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी नष्ट हो रही है, और जंगल के समाप्त होने से क्या हो रहा है, पशुओं का भी जो आवास है ना, प्राकृतिक आवास, वो भी खत्म होता हुआ हमें दिख रहा है। वहीं अगर हम बात करें जल प्रदूषण की, तो जल प्रदूषण भी क्या है, पर्यावरण के सामने एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। तो नदियों, झीलों और तालाबों में औद्योगिकी कचरा, प्लास्टिक, गंदा पानी डालने से जल प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है। प्रदूषित जल मनुष्य और जलीय जीवों के स्वास्थ्य पर हानिकारक जो है प्रभाव डाल रहा है। स्वच्छ जल की कमी भविष्य की बड़ी चुनौती यहाँ पे आपकी बनती जा रही है। तो जलवायु परिवर्तन भी क्या है, पर्यावरण के सामने एक बड़ी चुनौती है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण यानी वाहनों का धुआं, कारखानों से निकलने वाली गैसें, जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग और वायु प्रदूषण का ये क्या है, मुख्य कारण है। इससे सांस संबंधी समस्याएं बढ़ती है, पर्यावरण संतुलन प्रभावित होता है, और वायु प्रदूषण जो है वो जलवायु परिवर्तन को भी बढ़ावा देता है। यानी वायु प्रदूषण भी क्या है, आज के समय में जितने भी आपके कारखाने हैं, वाहन से निकलने वाला जो धुआं है, गैस है, जीवाश्म ईंधन जो है, इसका ज़्यादा हम उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका वायु प्रदूषण जो है यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण में क्या बन रहा है, बाधा बन रहा है, यानी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। और एक तरीके से पर्यावरण को संरक्षित करने में भी क्या है, हमारे ऊपर एक तरीके से चुनौती का सामना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण की वजह से ना हमें सांस लेने में बहुत समस्या हो रही है, ठीक है। सांस संबंधित बीमारियां हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे, जिससे पर्यावरण का जो संतुलन है वो भी प्रभावित हो रहा है वायु प्रदूषण की वजह से। तो जलवायु परिवर्तन भी क्या है यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे बढ़ावा मिल रहा है। अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट क्या है कि आपका जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन
पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे वैश्विक तपन जो है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है, इसके कारण बाढ़, सूखा, चक्रवात और अत्यधिक गर्मी जैसी प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पे बढ़ रही है। ये मानव जीवन, कृषि और जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव भी डालता है। वहीं अगला पॉइंट है आपका जैव विविधता का संरक्षण, यानी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जो पौधे हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, इन्हें मिलाकर जो आपकी जैव विविधता है, इसे मिलाकर हम क्या कहते हैं कि ये जैव विविधता है। यानी पृथ्वी पर आपके अनेक प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता यहाँ पे कहते हैं। शिकार, वनों की कटाई, प्रदूषण के कारण कई प्रजातियां आपकी यहाँ पे लुप्त होने की कगार पर है, और इनका पर्यावरण संरक्षण के लिए यहाँ पे जो संतुलन है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट आपका क्या कहता है कि भूमि शरण और मरुस्थलीकरण। ठीक है, मरुस्थलीकरण की बात करें हम यहाँ पे, तो रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, खनन और वनों की जो कटाई है, ये भूमि की उर्वरता जो है वो कम हो रही है। धीरे धीरे उपजाऊ भूमि किसमें बनती जा रही है, आपकी बंजर में बनती जा रही है, जिससे कृषि उत्पादन पर भी यहाँ पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है कि प्लास्टिक और ठोस कचरे की समस्या। एकल उपयोग जो है प्लास्टिक और बढ़ते ठोस कचरे ने पर्यावरण को यहाँ पे गंभीर रूप से प्रभावित करा है। प्लास्टिक जो है आपका वो आसानी से नष्ट नहीं होता, मिट्टी, जल तथा समुद्री जीवों को यहाँ पे नुकसान पहुंचाता है। कचरे का सही प्रबंधन पर्यावरण संरक्षण के लिए यहाँ पे आपका जरूरी होता है। तो यहाँ पे प्लास्टिक और ठोस कचरे की समस्या भी क्या है आपकी, हमें देखने को मिलती है। वहीं प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या कहता है कि जल, खनिज, कोयला और पेट्रोलियम जैसे जितने भी आपके संसाधन हैं, इनका अत्यधिक उपयोग जो है वो भविष्य के लिए चिंता का विषय है। यदि इनका संतुलित उपयोग नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियों का संसाधनों की कमी का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हमें जितने भी आपकी सीमित संसाधन जो है, जैसे आपका जल है, खनिज है, कोयला है, पेट्रोलियम है, इन सारे संसाधनों का हम क्या कर रहे हैं, अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, जिससे जो आपकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए ये एक विषय का चिंता का विषय बन चुका है। अगर हमने इनके बीच में संतुलित नहीं बनाया, ठीक है, संतुलन बना के उपयोग नहीं करा, तो आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं उन्हें यहाँ पे संसाधनों की कमी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम बात करें संरक्षण के उपाय की, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अधिक से अधिक वृक्षारोपण हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं, जल और ऊर्जा की भी बचत कर सकते हैं, प्लास्टिक का कम उपयोग कर सकते हैं, और प्रदूषण नियंत्रण के जितने भी नियम हैं उनका भी पालन कर सकते हैं। तो वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों की यहाँ पे रक्षा करना जो है वो हमारे लिए मेन है। तो लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने से भी हम क्या कर सकते हैं, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हम एक महत्वपूर्ण कदम जो है, महत्वपूर्ण पहल जो है वो उठा सकते हैं। वहीं अगर हम इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करें, तो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण जो है वो मानव जीवन और पृथ्वी के भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। वनों की रक्षा, प्रदूषण पर नियंत्रण, जैव विविधता का संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग करके हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। और यदि हम पर्यावरण के संरक्षण के लिए मिलकर प्रयास करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों का स्वच्छ, स्वास्थ्य और संतुलित वातावरण यहाँ पे उन्हें प्राप्त होगा। तो देखो, बेसिकली हमें इस प्रश्न से क्या समझ में आया, इसके निष्कर्ष को क्या समझाता है हमें निष्कर्ष, कि प्राकृतिक पर्यावरण जो है ना, इसका संरक्षण मानव जीवन और पृथ्वी दोनों के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वनों की रक्षा करना, प्रदूषण पे नियंत्रण करना, जैव विविधता का संरक्षण करना और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग करने से हम क्या कर सकते हैं, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, आज जो हम पर्यावरण संरक्षण के लिए मिलकर प्रयास करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को हम क्या दे सकते हैं, स्वच्छता दे सकते हैं, ठीक है, स्वास्थ्य दे सकते हैं और संतुलित वातावरण यहाँ पे हम दे सकते हैं।